हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आपका स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। प्यारे बच्चे, आज हम फिर उपस्थित हैं एक शानदार गजब और सबसे जानदार विषय को लेकर, कक्षा 10 के हिंदी मॉडल पेपर को लेकर। हिंदी का पहला मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, दूसरा मॉडल पेपर आपके सामने है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे और बड़े ही सरल तरीके से इस मॉडल पेपर को हम देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब तक के मिले आपके सहयोग सपोर्ट के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। प्यारे बच्चे, आपके परीक्षा की तैयारी के लिए हमने एक शानदार वीडियो डाला है कि जिसमें कॉपी कैसे लिखना है, जिसमें परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, ओएमआर कैसे भरना है, कौन से पेन से लिखना है, परीक्षा हाल में कैसे बैठना है, इसकी संपूर्ण जानकारी वीडियो में डाल दी गई है। यूपी परीक्षा कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की पूरी रणनीति बताई गई है। चैनल प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लें ताकि आप कोई गलती बोर्ड परीक्षा में ना करें। तो प्यारे बच्चे, आइए शुरू करते हैं इस शानदार मॉडल पेपर को। ये आपकी कक्षा 10 का मॉडल पेपर आपकी आंखों के सामने है और आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे कि इसमें कोड भी लिखा हुआ है 801 और ये 2025 का आया हुआ पेपर है, हिंदी ये लिखा हुआ है इसमें। और आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे कि आपको बोर्ड पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, 70 नंबर का आपका रहेगा। कुछ निर्देश भी दिए हुए हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। प्रारंभ में 15 मिनट पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और बा। और ये ध्यान दें, प्रश्न पत्र में खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प का चयन करके ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प के गोले को अच्छी तरह रंग देना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ओएमआर में गलती नहीं करना। आप जेल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, ओएमआर में बॉल पेन का प्रयोग करेंगे, चाहे आप काले से करें चाहे नीले से। और ये ध्यान रखें आपके प्यारे बच्चे, आपके जो ओएमआर होगा उसमें 4 गोले होंगे। आप ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। आपके ओएमआर में 4 गोले होंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इन 4 गोलों को क्या करना है प्यारे बच्चे, आप चाहे ब्लैक पेन से चाहे काले पेन से, मान लीजिए पूछा गया है कि सेवा सदन, आगे प्रश्न है सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद, ए वाला ऑप्शन सही है। तो ए वाले ऑप्शन में आपको इस तरीके से नहीं लगाना है कि आप ये लगा दिए, आपका गलत हो जाएगा प्यारे बच्चे। आपको पूरा गोला करना है, इसको क्या करना है, इसको पूरा इस तरीके से गोला कर देना है, यानी कुछ बचे ना इसमें, पूरा आप एकदम गोला कर देंगे। ठीक है, एकदम आप इसको गोला कर देंगे, एकदम ये काला दिखने लगे पूरी तरीके से, इस तरीके से कर देंगे। अब मान लीजिए इसमें थोड़ा गोला नहीं हो पा रहा है तो आप, हाँ ये गोला हो गया, आप अच्छे तरीके से गोला कर दीजिएगा। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर इसमें कुछ करना नहीं, मान लीजिए आपको बाद में पता चला अरे प्रेमचंद ने इनको लगाना था तो आप यहाँ भी लगा दिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एक बार गोला कर दिए तो गोला रहने दीजिएगा, 2 बार आप करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, और गोले में कोई जो सही है उस, बाकी जो गलत है तो उसमें गलत का निशान नहीं लगाना, ये ध्यान रखिए, केवल आपको एक गोला ही भरना है। ठीक है, एक से ज्यादा गोला नहीं भरना, सही गलत का निशान नहीं लगाना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। तो उम्मीद है कि आपको एमआर भरना आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ओएमआर को बहुत अच्छी तरीके से भर सकते हैं, गलती नहीं करना क्योंकि ओएमआर दोबारा मिलने वाली नहीं है। आगे जो निर्देश दिए हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं प्यारे बच्चे। अगला जो निर्देश है प्यारे बच्चे, इसमें कहा गया खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक आधारित हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु नकारात्मक अंक, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ओएमआर सीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं, इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं, ये आपको ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको बोर्ड परीक्षा में इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो थुक से मिटाने लगो, गलती मत करना, नहीं तो फिर नुकसान में आ जाओगे क्योंकि ओएमआर सीट दोबारा नहीं मिलेगी। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक दिए हुए हैं, चाहे जो भी प्रश्न है अंक उनके सामने दिया हुआ है, तो आप उसको देख लेंगे कितने अंक का, उसी हिसाब से लिखेंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो में दे दी है, आप जाकर परीक्षा की तैयारी का संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। खंड बा में सभी वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए आपको 50 अंक निर्धारित हैं। खंड बा के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रम अनुसार लिखने का प्रयास करें, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। इनमें इन्होंने कहा है, अपना कहा है कि भाई क्रमानुसार एक क्रम से लिखिए, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, आपको जो आता है वो पहले लिखिएगा, जो नहीं आता वो बाद में लिखिएगा। एग्जामिनर का काम है कि आपने कहाँ लिखा है वो बस आप ये प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल के लिखिएगा ताकि दिक्कत ना होने पाए। तो ये कुछ निर्देश थे प्यारे बच्चे, जान लिया हमने। अब आइए खंड आ से हम शुरुआत करते हैं जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को हम देखेंगे। तो ये रहा प्यारे बच्चे आपके सामने खंड आ और ये रहा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। हमने अभी बताया था ना सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो सेवा सदन प्रेमचंद ने लिखा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्यारे बच्चे, दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि
धुलाई वाली कहानी के रचयिता कौन है? तो अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास वीडियो सीरीज़ देखा है प्यारे बच्चे, तो आप बिल्कुल आसानी से बता ले जाएँगे। नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चे निवेदन करूँगा कि यही रात भारी, यही रात अंतिम, देख लो नहीं तो दिक्कत होने वाली है प्यारे बच्चे। जब आप कल पेपर दे के आओगे और आपको नहीं पता रहेगा, तो आप बहुत रोओगे। इसलिए अभी मैं कहता हूँ 6 वीडियो जल्दी से देख लो जाकर, 20 नंबर आपके पक्के हो जाएँगे। आपका 10 नंबर का एक ही वीडियो में पूरा व्याकरण हमने पढ़ा दिया है, तो वो अगर वीडियो आप देख लेते हो तो आप एकदम गज़ब करोगे। चलिए इसका जो सही जवाब है प्यारे बच्चे बंग महिला है राजेंद्र बाला घोष। इनको बंग महिला भी कहा जाता है राजेंद्र बाला घोष। धुलाई वाली है इनकी दलिया है। इनको प्रथम हिंदी कहानी लेखिका भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चे इसमें पूछा गया है, आलोचकों ने गद्य की कसौटी कहा है। किसे कहा है गद्य की कसौटी भाई? तो गद्य की कसौटी निबंध को कहा जाता है। और किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, सरल प्रश्न है, ये सारे आपके कराए हुए हैं। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार और महादेवी वर्मा है प्यारे बच्चे। मैं कहता हूँ बिल्कुल हलवा प्रश्न करोगे, बिल्कुल एकदम फाड़ के रख दोगे पेपर। फाड़ के मतलब बिल्कुल जब पेपर आप हाथ में लोगे तो ऐसा लगेगा कि सारी खुशियां आपके हाथ में आ गई हैं। अगर आपने हिंदी साहित्य इतिहास का वीडियो देखा है तो। अगर नहीं देखा है तो फिर आप वही होगा कि आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं रहेगा। तो 4 नंबर प्रश्न हो गया। 5वें पे हम चलते हैं प्यारे बच्चे। 5वें में पूछा गया है प्यारे बच्चे कि हिंदी गद्य में शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है। तो शुक्ल युग कहो चाहे छायावाद युग कहो, तो ये 1850 से 1900 तक ये भारतेंदु युग चला प्यारे बच्चे। और 1918 से 1938 जो युग चला यही आपका शुक्ल युग है। यही आपका शुक्ल युग है, यही सही हो जाएगा। क्योंकि 1936 से 1943 ये आपका प्रगतवाद चला, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1950 से अब तक जो चल रहा है स्वतंत्रोत्तर युग चल रहा है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? तो शिवराज भूषण के रचना भूषण हैं, ठीक है। और ये किस काल के हैं? रीत काल के। इनको वीर रस का कवि भी कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न पूछा गया है भारतेंदु युग के परिवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिल्कुल सरल प्रश्न है प्यारे बच्चे। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप हिंदी साहित्य इतिहास वीडियो देख लो, एक एक प्रश्न आप करके आओगे प्यारे बच्चे। अगला पूछा गया है दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो देखिए 4 तार सप्तक आए प्यारे बच्चे। पहला आपका आया 1943 में, पहला तार सप्तक आया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा तार सप्तक आपका 1951 में आया था, तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बाकी 47 और 50 में कोई तार सप्तक आया ही नहीं। पहला 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में, चौथा 79 में आया था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा, जिन्होंने कक्षा 10 में चींटी भी लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। आगे पूछा गया कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? तो उर्वशी। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और उर्वशी पर ही उनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसलिए महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो बहुत सरल है प्यारे बच्चे, बहुत गजब तरीके से आप पेपर में करके आओगे। अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास वीडियो देखा है तो एक प्रश्न आपका बचेगा नहीं जो आप ना कर पाओ। मैं फिर से निवेदन करूंगा, नहीं देखे हो तो जाकर अभी समय है, देख लो, जल्दी से देख लो, ताकि आप आराम से पेपर करके आओ। आइए अब यहाँ 11 से 20 व्याकरण है, उसको भी हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न व्याकरण पूछा गया। व्याकरण का एक ही वीडियो है प्यारे बच्चे चैनल पर। अगर वो एक वीडियो देख लेते हो, मैं कहता हूँ 10 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। और वो वीडियो अगर आपने देखा है तो आप बिल्कुल सरल करेंगे, तरीके से करेंगे। अगर नहीं देखा है प्यारे बच्चे तो मैं निवेदन करूंगा देख लो जा करके। बाद में ये ना हो कि ओएमआर गलत हो जाए और नंबर आपका परसेंटेज कम हो जाएगा। उसी लड़के का नंबर 95 70 में से 65 प्लस आएगा जिसने ओएमआर को 20 सही किया है। तो प्यारे बच्चे निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? मैंने बिल्कुल बताया है, आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें बताया गया है। निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो भाई छंद कोई भी हो, 4 से नीचे किसी में नहीं होते, तो आप 4 लगा देंगे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया है चरण कमल बंधु हरिनाई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। तो बिल्कुल सरल तरीके से आप प्यारे बच्चे करेंगे। अगला प्रश्न जो आपका प्यारे बच्चे पूछा गया है माता पिता में प्रयुक्त समास कौन सा? समास में देखिए अगर बीच में कहीं योजक चिन्ह आ जाए, दो एक दूसरे के विलोम शब्द हो प्यारे बच्चे, एक दूसरे के पूरक हो, तो वहां कौन सा समास होता है? वहां द्वंद्व समास होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। चंद्रमा की पर्यायवाची है, तो इसमें जो सलिल है ये पानी की पर्यायवाची, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अमी ये अमृत की पर्यायवाची, सरोवर ये तालाब की पर्यायवाची है। राका धन ईस राकेश होता है, राकेश चंद्रमा की पर्यायवाची है, ये आप याद रखिएगा प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो सहोदर में जल्दी से बताइए। सहधन उदर होता है, इसमें जो आपका
गुण स्वर संधि लगा सकते हैं, चाहे आप विसर्ग स्वर संधि लगा सकते हैं, दोनों लग सकता है प्यारे बच्चे। तो शाहधन उदर होता है, तो शाहधन उदर में इसमें शाह उपसर्ग है, उपसर्ग और चाहे उपसर्ग हो चाहे पर्यायवाची शब्द हो, सारे वीडियो में पढ़ाए गए हैं प्यारे बच्चे, और बिल्कुल सरल तरीके से आप बिल्कुल गजब तरीके से पेपर में करके आएंगे अगर आपने पूरा व्याकरण वाला वीडियो देख लिया है। तो पूछा गया है कि युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा। भाई प्रथमा विभक्ति इसमें पूछा गया है प्यारे बच्चे, तो जल्दी से बता दो प्रथमा विभक्ति क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा साह तौ ते त्वम युयम, है ना, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चे। तो आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साह तौ ते त्वम होता है, त्वम युयम, तो इसका त्वम हो जाएगा तुम होता है प्यारे बच्चे ना। तो अगर एक की बात की जाएगी तो हाँ तुम हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा त्वम हो जाएगा प्यारे बच्चे। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। बताओ जल्दी से, दो प्रकार के होते हैं कि चार प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार प्रकार के होते हैं। ये सब पढ़ाया गया है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। बिल्कुल सरल है। वाच्य, विकारी शब्द, अविकारी शब्द सारे पढ़ाए गए हैं बच्चे। मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो देख लो, अगर नहीं देखे हो नहीं तो कल पछताओगे। 20 का 20 सही होगा अगर आपने वो 6 वीडियो और एक व्याकरण का वीडियो देख लिया तो। जो आपका 20वां नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें पूछा गया है, शब्दों का सार्थक समूह जो अपनी पूर्णता को व्यवस्थित पदक्रम में प्राप्त करता है तब वह कहलाता है। तो बहुत आसान है प्यारे बच्चे, वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार आपने देखा 20 के 20 जो आपके सरल से सरल प्रश्न थे, बिल्कुल अगर आपने ठीक तरीके से देखा तो मिनटों सेकंडों में आप करेंगे प्यारे बच्चे, और यही आपको 95 पार ले जाएंगे, इस 65 पार 70 में से ले जाएंगे प्यारे बच्चे। चलिए अब खंडवा को भी हम देखते हैं, खंडवा के एक एक गद्यांश पद्यांश को हम करते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, जो आपका खंडवा है इसमें पहला जो आपका गद्यांश रहेगा, दो गद्यांश आएंगे, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। तो दो दो नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे। अब इसको ध्यान दे के आपको पढ़ना है। कहा गया है दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वो यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर, ग्राम, आदर्श, संप्रदाय, विभिन्न वर्ग की जातियां आपस में बधी हुई हैं। जहां उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं, उनमें एक तरह की एकता भी है। इसी बात से ठीक तरह से पहचान लेने बापू ने जनसाधारण बुद्धिजीवों को नेतृत्व की क्रांति करने के लिए तत्पर और नैतिक चेतना का सहारा लिया। तो किससे आया है प्यारे बच्चे, तो ये भारतीय संस्कृति से आया है प्यारे बच्चे। तो संदर्भ आप लिखेंगे, संदर्भ में आपको क्या लिखना है मैंने बताया, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब हमारे देश का प्राण क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ हमारे देश का प्राण, तो क्या है आपको पूरी बात लिख देनी कि संस्कृति और सामूहिक चेतना ही क्या है, संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। बहुत आसान है, पेपर में दिया होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संस्कृति की विशेषता बताते हुए कि कहते हैं कि हमारी संस्कृति अर्थात हमारी सामूहिक चेतना ही हमारे देश का जीवन है, और इसी नैतिक चेतना के धागे से हमारे नगर, ग्राम, प्रदेश, संप्रदाय, जातियां सभी आपस में बधी हुई हैं अर्थात मिली हुई हैं। जहां उन सब में सब तरह की विभिन्नताएं मतलब असमानताएं हैं, वही उन सब में देश के प्रति एकता है। तो इतनी बात आपको लिख देनी पड़ेगी, तो आपकी व्याख्या भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप 6 नंबर बहुत सरल तरीके से पा जाओगे प्यारे बच्चे। बहुत आसान आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से आप करेंगे प्यारे बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आप गजब करके आएंगे। चलिए अथवा वाला भी देख लेते हैं। अथवा में आप देख सकते हैं, अश्वारोही अवाक खड़ा रहा, बुढ़िया के प्राण पक्षी अंत में उड़ गए, वहां अष्टकोण का मंदिर बना, उस पर शिलालेख लगवाया गया, जहां सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था, उसके पुत्र अकबर ने उसकी याद में गगनचुम्बी मंदिर बनवाया था, उसमें ममता का नाम। देखिए अगर आपने ठीक तरीके से दो चैप्टर पढ़ लिए, पहला मित्रता और दूसरा ममता, तब भी आपका एक ना एक गद्यांश आपके पेपर में आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई दो चैप्टर भी आप पढ़ लोगे तब भी कर ले जाओगे। ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है पूरा ममता, आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें ममता का नाम ही आ गया, तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, रेखांकित मतलब जिसके नीचे रेखा लगी होती है, तो यहाँ से यहाँ तक रेखा लगी हुई है, तो रेखांकित का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, आप रेखा की जहाँ से रेखा लगी वहां, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि उस जगह जहां ममता का घर था वहां एक अष्टकोण मंदिर बना, और उस पर पत्थर से एक लेख लिखा गया, जिस पर लिखा गया कि सातों देश के राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ आराम किया था, उसके पुत्र ने उसकी याद में इस गगन आकाश को चूमने वाला मंदिर बनवाया था, लेकिन उसमें कहीं भी ममता का नाम नहीं था। बहुत अच्छी तरीके से समझना है, तो मैंने चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप जाकर के देख सकते हैं प्यारे बच्चे। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, उसमें लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि कैसे लिखेंगे। तो आगे अब इसमें देखिए तीसरा प्रश्न इसी से होगा कि अकबर ने किसकी स्मृति में, तो किसकी स्मृति में, तो अपने पिता हुमायूं की स्मृति में बनवाया था। तो आपको ये लिख देना पड़ेगा कि अकबर ने अपने पिता हुमायूं की स्मृति में
गगनचुम्बी इमारत या मंदिर बनवाया था। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आइए अब जो पद्यांश आएगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चे जो पद्यांश आपका ये भी 6 नंबर का आपका आएगा। आप देख सकते हैं 2-2 नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। और ये आपका पद्यांश बड़ा सरल बड़ा आसान। इसके लिए भी आपको 2 पाठ में फिर से सजेस्ट कर दूंगा। पहला आप सूरदास को पढ़ लीजिए, दूसरा तुलसीदास को पढ़ लीजिए। और खासकर तुलसीदास का वनपथ जरूर पढ़ना, क्योंकि पेपर में बहुत आता है वो। वनपथ से नहीं आया तो मान को चलो सूरदास से आ जाएगा जरूर। तो ये वनपथ से ही आया है। पुर से निकस रंगबीर बधु धर दिए दय मग में डग दय झलकी भरी भाल कनी मधुरा दर सुख फूट गए बूझत कितनो चलनो व पर्ण कुटी करियो कि थबे दिए की लखी आतुरता प्रिय अखिया की अति चारु जल छवि। तो ये बहुत आसान है प्यारे बच्चे। किससे आया, पहले तो आप इसका संदर्भ जान लीजिए। जो संदर्भ है प्यारे बच्चे वो आपका आया है वन पथ पर। किस पे आया, जब राम सीता लक्ष्मण और सीता और राम निकलते हैं वन पथ पर, तो जब सीता थोड़ी दूर आगे बढ़ाती हैं महल से निकलकर श्रृंगवेरपुर से, तो वो चूंकि राजकुमारी थी उनको आदत नहीं थी धूप में चलने की, तो धूप में चलती हैं तो उनके माथे से जल की बूंदें टपकने पसीना टपकने लगता है। तो वही इस बात इसमें बताई गई। तो वन पथ पे आया लिखा किसने है, तुलसीदास ने लिखा है। तो ये संदर्भ हो गया। अब व्याख्या में कर दे रहा हूँ, फिर नीचे के जो प्रश्न है उनको करूंगा प्यारे बच्चे, बताऊंगा। तो व्याख्या में इसमें देखिए ध्यान से व्याख्या प्रस्तुत आप डालेंगे यहाँ से यहाँ तक का। प्रस्तुत अंश में तुलसीदास जी कहते हैं कि महल से थोड़ी दूर निकलने पर सीता अपने हृदय में धैर्य को धारण करके अपने दोनों कदम को जैसे ही वन पथ पर आगे बढ़ाती हैं, थोड़ी देर चलने के कारण थकान के कारण उनके मस्तक से जल की बूंदें अर्थात पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं और उनके दोनों सुंदर होठ के किनारे सूख जाते हैं। तो इतनी बात आपको व्याख्या में बतानी है। अगर बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो मैंने पढ़ा दिया वन पथ पर, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं प्यारे बच्चे। अब देखिए जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमने संदर्भ कर लिया प्यारे बच्चे, दूसरा व्याख्या हमने कर ली, और तीसरा प्रश्न किया गया तिये की लख या आतुरता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो तिये की लख यानी पत्नी की दशा को देखकर। तो पत्नी किसके लिए, सीता के लिए आया है ना, सीता के लिए आया है। तो सीता यहाँ पर लिख देंगे, बहुत आसान है प्यारे बच्चे। सीता के लिए आया है कि पत्नी की आतुरता व्याकुलता को देखकर राम की सुंदर आंखें जलपूर्ण हो गई थी अथा राम रोने लगे थे। तो वही बात इसमें कही गई है। तो किसके लिए आया, सीता के लिए। अब अथवा वाला भी देख लेते हैं प्यारे बच्चे। तो इस सरल तरीके से हमने ये पद्यांश कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बहुत बेहतरीन समझना है तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले जो अथवा करके अगला जो आपका आया है प्यारे बच्चे, देख लीजिए आप। अक्षर मार दिया कोणे से रण किया उतर घोड़े से राणा कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर घोड़े से क्षण में भीषण हलचल मचा राणा की तलवार बढ़ी ईश्वर रक्त पीने को यह चंडी रीत। अरे दादा बहुत खतरनाक है भाई। देखिए भय लग रहा, डर लग रहा, गर्दन कट रहा है। तो गर्दन कृच्छा 10 में एक ही में कटता है, और उसका नाम है हल्दी घाटी। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उसी की बात की गई है प्यारे बच्चे। हल्दी घाटी से आई हुई है, उसको श्याम नारायण पांडे ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें महाराणा प्रताप के कौशल का वर्णन किया गया है। तो जब वो भीषण युद्ध करते हैं तो युद्ध की जो उनकी ललकार होती चारों तरफ, वो मतलब गर्दन धड़ कट अलग होते हैं, तो वहां ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ वो जो काली माता है वो आ गई हैं और अपनी जीभ फैला करके खून पी रही हैं। इतना ज्यादा खून वहां पर हो गया था। तो उसी की भीषण विभीषिका का वर्णन इसमें किया गया है। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया किससे आया है भाई, हल्दी घाटी से आया है। और चलिए एक बार मैं इसको बता देता हूँ पूरी बात। तो संदर्भ हो गया। अब व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देखिए नीचे से लगा हुआ है। तो प्रस्तुत अंश में हल्दी घाटी की विभीषिका का वर्णन करते हुए श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि क्षण भर में भीषण हाहाकार मच जाता और राणा की हाथ की जो तलवार थी वो आगे दुश्मनों पर बढ़ती। वो अपने दुश्मनों की गर्दन को कुछ इस प्रकार काट रहे थे और उनके शरीर से बहते रक्त को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे महाराणा प्रताप ना हो बल्कि स्वयं काली ने अपनी चंडी किसके, काली ने अपनी जीभ को पसार कर दुश्मनों के शत्रुओं के रक्त को पीने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। तो इस प्रकार आप लिख देंगे तो आपका जो व्याख्या है वो पूरा हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न में कर पूछा गया और कौशल पूछा गया, रण कौशल। तो कर माने हाथ होता है प्यारे बच्चे, और रण कौशल का प्यारे बच्चे होता है, रण कौशल मतलब युद्ध की क्षमता या युद्ध की निपुणता आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो जाएगा इस प्रकार। और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये 6 नंबर आप कर ले जाएंगे बहुत आसानी से। अब बहुत सरल तरीके से पूरे मॉडल पेपर को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। आइए अब यहाँ से हम संस्कृत शुरू करेंगे, संस्कृत को भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चे अब संस्कृत आपके सामने है, देख लीजिए। संस्कृत भी आप में 5 नंबर की आने वाली है। 5 क्या 14 नंबर की आएगी। 5 गद्य 5 पद, 2 नंबर का श्लोक और 2 नंबर का संस्कृत प्रश्नोत्तर। तो इतनी चीजें आएंगी। तो पहला देखिए, ऐसा भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा है केंद्र स्थलम अस्ति, किससे आया हुआ है, तो ये भारतीय संस्कृति से आया हुआ है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। सॉरी, भारतीय संस्कृति कह रहे हैं, वाराणसी से आया हुआ है।
वाराणसी से आया हुआ है। वाराणसी चैप्टर आप बहुत गरीब हो तो वाराणसी पढ़ लो, मैंने पढ़ा दिया है, सारा संस्कृत पढ़ा दिया है प्यारे बच्चे। संस्कृत का 14 नंबर आप कर ले जाओगे अगर सारे संस्कृत को ना पढ़कर, अगर आप वाराणसी पढ़ ले रहे हो, वाराणसी पढ़ ले रहे हो, प्रबुद्धो ग्रामीणा पढ़ रहे हो, अन्योक्ति विलासा, सुभाषित रत्नानी, 4 पाठ भी पढ़ ले रहे हो तब भी आपका काम बन जाएगा। तो जल्दी करते हुए पढ़ लो, चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लो। तो पहला किससे आया है, तो वाराणसी से आया हुआ है। तो आप अब देखिए वाराणसी कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए अब इसका जब आप संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होता है तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे और लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। ये बात ध्यान रखना, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इतना आप लिख देंगे तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब उसके नीचे जस्ट हिंदी अनुवाद लिखेंगे, तो हिंदी अनुवाद से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति ऐसे कर देंगे, फिर नीचे फारसी भाषा या कारिता। अब उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल बादशाह दारा शिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उसके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। तो आप इतना लिख देंगे तो आपको 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब अथवा करके जो है इसको भी देख लेते हैं भाई। अथवा ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से आया हुआ है ना। संदर्भ लिखने का मैंने तरीका बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए नागरिका, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। एक बात ध्यान रखना, संस्कृत के पाठ का नाम बेटा सही लिखना, नहीं नंबर कट जाएगा। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन उसे कोई भी वो पहेली का उत्तर देने में सफल नहीं हुआ। इस प्रकार वह ग्रामीण से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। या सुनकर वह ग्रामीण बोला, अगर आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपए दीजिए। इस प्रकार दुखी मुख से वह नागरिक शर्त अनुसार 10 रुपए देता है। तो ये इससे पहले वाले मॉडल पेपर में मैंने करा दिया है। यानी प्रबुद्धो ग्रामीणा बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो हमने गद्य देख लिया, आइए पद देख लेते हैं। पद में प्यारे बच्चे मैं एक पाठ आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपका 5 नंबर एकदम कंफर्म है, एकदम गारंटी देता हूं। उसका नाम है जीवन सूत्रणानी, उससे जरूर आएगा प्यारे बच्चे। आप देखिए पद में भी 2 आपके आएंगे, पहला ये आया हुआ, दूसरा अथवा करके आया है, तो दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। ध्यान दीजिए, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हो, जिसका संदर्भ हिंदी अनुवाद पता हो, उसी को आपको करना है। तो पहला जो आया है ये भारतीय संस्कृति से आया है और भारतीय संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, उसको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। लास्ट में है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ प्यारे बच्चे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, इतना लिखेंगे। संस्कृत पद्यांश जरूर लिखेंगे, क्या, ताकि पता रहे कि आप संस्कृत कर रहे हैं। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अब नीचे हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। उससे पहले क्या, थोड़ा सा बढ़ा करके लिख दे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इतना लिख देंगे, डैश डैश करेंगे, दुख भागम भवे। उसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी ना हो, यही हमारे भारतीय संस्कृति का संदेश है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अब दूसरा जो आया अथवा करके, आप देखिए अथवा करके आया जिसमें जीवन सूत्राणी से आया हुआ है, तो आप इसका भी संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका भी आप हिंदी अनुवाद करने से पहले आप क्या करेंगे, मान हित्वा डैश प्रियो भव डैश डैश करेंगे, उसके बाद लोभ हित्वा सुखी भवेत्। तो ये भी पाठ मैंने पूरा पढ़ा दिया है प्यारे बच्चे, जाकर के देख लो। एक पाठ पढ़ लोगे तो आपका कल्याण होना निश्चित है। आप इससे जरूर आएगा, कल इससे पेपर में जरूर आएगा। तो अब हिंदी अनुवाद हिंदी डालेंगे, लिखेंगे कि अहंकार को छोड़कर व्यक्ति प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर व्यक्ति शोक नहीं करता, इच्छा वासना को छोड़कर के व्यक्ति आचरणवान हो जाता है या धनी हो जाता है, और लालच को छोड़कर व्यक्ति सुखी हो जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपको लिख देना है, इस तरीके से लिख देंगे तो आप निश्चित रूप से एक 5 नंबर बिल्कुल गजब तरीके से पा जाएंगे प्यारे बच्चे। अगला जो आपका टॉपिक है प्यारे बच्चे, खंड अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बता दिया है आपके सिलेबस में जिलेवार, जिस जिले का खंड काव्य आपको पढ़ना है मैंने बता दिया है, तो उस जिले का खंड काव्य आप पढ़ लीजिए और उस खंड काव्य के आधार पर आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं, ठीक है। अगर आपने जो खंड काव्य इनमें से पढ़ रखा है, जिस भी खंड काव्य को आपने पढ़ा है प्यारे बच्चे, उन्हीं खंड काव्य के संबंधित प्रश्नों को आपको जवाब देना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। खंड काव्य 3 नंबर का आता है, इसको बहुत प्रयास मत करिएगा, इसमें आप केवल 1 पेज लिखिएगा, वो भी 60 शब्द, इससे ज्यादा लिखने का प्रयास मत करिएगा, इसमें टाइम आप ज्यादा खपतिएगा मत, क्योंकि इसमें केवल 3 नंबर ही आपको मिलना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे वो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कवि लेखक किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। तो प्यारे बच्चे मैंने एक जीवन परिचय संबंधी वीडियो डाल दिया है स्कूल वालों, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो जा करके। मैंने उसमें 8 जीवन परिचय कवर किए हैं, जिसमें गद्य से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर को कवर किया है। उसमें मैंने केवल इनको कवर ही नहीं किया बल्कि लिखने का बहुत शानदार एकदम गजब तरीका भी बताया है। अगर इन चारों को ही आप पढ़ लेते हैं तो पेपर में चाहे कोई भी मॉडल पेपर या कोई भी परीक्षा का पेपर हो उसमें ये आएंगे जरूर। तो आप देखिए इसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए हुए, रामधारी सिंह दिनकर दिए हुए उस वीडियो में से। तो अगर आप इन दोनों में से बहुत शानदार दोनों में से किसी का याद है तो आप बिल्कुल लिखिए। उसमें मैंने लिखने का तरीका संपूर्ण बताया, आपको कुछ करना नहीं, बस चैनल प्ले लिस्ट में जाकर जीवन परिचय वाला पूरा वीडियो देख लो, आपका 10 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए नीचे देख लीजिए कवियों में से किसी का एक लिखना है। तो कवियों में मैंने सूरदास का बताया है, तुलसीदास का बताया है, सुमित्रानंदन पंत का बताया, महादेवी वर्मा का बताया। तो देखिए सूरदास भी इस ऑप्शन में है, सुमित्रानंदन पंत भी ऑप्शन में है। तो और आपको क्या चाहिए भाई, 8 जीवन परिचय पढ़ने या 10 नंबर कमा लेना है तो बिल्कुल गजब तरीके से आप कमा लोगे प्यारे बच्चे। 10 नंबर आपका पक्का होगा केवल एक वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो देर मत करो, यही रात भारी, यही अंतिम, यही आखिरी है। अगर आप लापरवाही करोगे, नहीं देखोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो जीवन परिचय वाला भी वीडियो जाकर के देख लो, उससे बाहर जाने वाला कुछ है नहीं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चे। अगले प्रश्न में पूछा गया है प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया। तो जीवन सूत्राणी से आप 3 श्लोक याद कर लीजिए। इसका सही तरीका क्या है कि आप जीवन सूत्राणी पाठ पे चले जाइए और उसका 3 श्लोक आप याद कर लीजिए। 3 मान लीजिए 2 लगातार पेपर में भी आ गया तब भी एक आपको याद रहेगा, बाकी आप हिंदी में से कोई 3 श्लोक याद कर लीजिए, 2 आपका पेपर में आ जाएगा तब भी एक का आपके पास होगा। तो 2 नंबर तो समझ लीजिए पेपर आउट। अगर आप 3 श्लोक याद कर लेते हैं तो 2 नंबर का पेपर आपने आउट कर दिया है प्यारे बच्चे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मोहल्ले में नालियों की सफाई हेतु नगर पालिका के चेयरमैन को पत्र लिखिए, अपनी विद्यालय टीसी लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रधानाचार्य या जो प्रार्थना पत्र है प्यारे बच्चे वो 2 प्रकार से आ सकता है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। प्रार्थना पत्र आप यही दोनों महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, फीस माफी के लिए भी आ जाता है, खेल सामग्री के लिए भी आ जाता है। तो आप अपनी किताब से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न पत्र हैं जो बार बार परीक्षा में आए, जैसे नगर में व्याप्त गंदगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार कर लीजिएगा, हो सकता है कल के पेपर में भी आ जाए। और उसके बाद अपने विद्यालय से शुल्क माफी के लिए भी आ जाता है, आवश्यक कार्य के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, या खेल सामग्री के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बात आ गई है समझ में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें संस्कृत से संबंधित 2 प्रश्न आपके आएंगे और दोनों में से किसी एक का जवाब आपको देना रहेगा प्यारे बच्चे। पहला आपका है चंद्रशेखर के बारे में पूछा गया है, इनमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं प्यारे बच्चे। चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर देशभक्त आसित, ठीक है, आप पाठ का नाम ही है। तो कीर्ति केन वर्धते, कीर्ति किससे बढ़ती है बताइए जल्दी, तपा या दान से, दान लिखिएगा, दानेन कीर्ति दानेन वर्धत। परहेलिकाया उत्तरम किम आसीत, परहेलिका का उत्तर क्या था, तो परहेलिकाया उत्तरम पत्रम इति आसीत, पत्र था, है ना। तो आप 2 करना है, 2 में से कोई एक कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब अंतिम और लास्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद ये मॉडल पेपर आपका समाप्त हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण सबसे गजब जो आपका आएगा भाई वो है आपका निबंध। तो निबंध प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से भी। अब देखिए निबंध मैंने कई सारे बता दिए हैं। पहला तो आप पर्यावरण प्रदूषण पे याद कर लीजिए, दूसरा विज्ञान वरदान पे याद कर लीजिए, तीसरा बेरोजगारी एक समस्या पर याद कर लीजिए, चौथा बढ़ती जनसंख्या पे याद कर लीजिए, पांचवा मोबाइल के लाभ और हानि पर याद कर लीजिए, छठवां आतंकवाद और समस्या निदान पर। इतना आप याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से एक ना एक इसमें से जो है आपका वो निबंध आ जाएगा प्यारे बच्चे। तो ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप विज्ञान वरदान है, अभिशाप आया, देश प्रेम लिख सकते हैं, परोपकार, छात्र और अनुशासन, आतंकवाद, समस्या समाधान। तो ये भी बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर में लिख सकते हैं। बस पेपर में लिखने जो निबंध लिखने का तरीका है उसकी सबसे पहले आप प्रस्तावना बनाइए और उसके बाद उसकी रूपरेखा पूरी तैयार करिए, उपसंहार अच्छे तरीके से लिखिए। मैंने जो परीक्षा की तैयारी संबंधित वीडियो है, कैसे सारी चीजों को लिखना है, ओएमआर कैसे फिल करना है, उसका संपूर्ण वीडियो चैनल पे डाल दिया है, उसको भी आप देख लीजिए। और प्यारे बच्चे इस प्रकार ये आपका जो मॉडल पेपर था समाप्त हुआ और मुझे उम्मीद है कि पूरा मॉडल पेपर आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। आपने पूरी वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से करके आएंगे।